एक ऐसा डॉन जिसके नाम से कांपती थी पुलिस। इसके आने से पहले ही क्यों पुलिस स्टेशन को खाली करवा दिया जाता था? इसका और हाजी मस्तान का क्या कनेक्शन था? गुनाहों के देवता का अंत किसने और किस तरह किया? क्यों इसे एक मसीहा समझा जाता था? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, वैसे तो मुंबई भारत की कमर्शियल कैपिटल है, लेकिन फिर भी ये शहर अपने फाइनेंशियल सेटअप के अलावा दो और चीजों के लिए जाना जाता है, जिसमें पहली चीज है यहाँ की चकाचौंध से भरी फिल्म इंडस्ट्री, जिसकी वजह से इसे माया नगरी भी कहा जाता है। वहीं दूसरी है यहाँ की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की काली दुनिया, जिसे अंडरवर्ल्ड कहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में कहीं और मूवीज नहीं बनती या कहीं और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होते, लेकिन फिर भी मुंबई का नाम आते ही हमारे जहन में माफिया और मूवीज का ख्याल आ ही जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि मूवीज और माफियाओं के बीच एक रिश्ता है, जिनकी कहानियां हमें अक्सर बॉलीवुड मूवीज में देखने को मिल जाती है। वहीं अंडरवर्ल्ड में भी कुछ ऐसे नाम हुए हैं जिनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। ऐसे ही एक शख्स की कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं, जो एक समय पर मुंबई में क्राइम का बेताज बादशाह था, लेकिन फिर भी लोगों के लिए एक मसीहा की तरह था। इसने हर वो काम किया जो गैर कानूनी था, पर एक समय ऐसा आया जब मैगजीनों के कवर पेज पर इसकी तस्वीरें छपने लगी। कई फिल्मों में इसके कैरेक्टर को दिखाया गया, यहाँ तक कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपनी एक फिल्म में इसके स्टाइल को भी कॉपी किया था। इसकी जिंदगी की शुरुआत भले ही झोपड़पट्टी से हुई थी, लेकिन इसके शव को चार्टर्ड प्लेन से भेजा गया। दरअसल हम बात कर रहे हैं गुनाहों के देवता और गरीबों के मसीहा वरदराजन मुदालियर के बारे में, जिसे वर्धा भाई कहकर भी पुकारा जाता था। एक वक्त पर मुंबई को अपनी मुट्ठी में रखने वाले वर्धा का जन्म तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में 1 मार्च 1926 का हुआ था। इस छोटे से बच्चे को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि एक दिन ये बड़ा होकर पूरी मुंबई पर राज करेगा। और वर्धा के सफर की शुरुआत होती है साल 1945 से। इस साल वर्धा काम के सिलसिले में पहली बार मुंबई आया और यहाँ बॉम्बे वीटी स्टेशन पर कुली का काम करने लगा। जी हाँ, वही बॉम्बे वीटी स्टेशन जिसे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। इसी स्टेशन पर रहते हुए वर्धा ने काफी टाइम तक काम किया। गरीब होने के बाद वो वीटी स्टेशन के पास ही मौजूद बाबा बिस्मिल्लाह शाह की दरगाह पर गरीबों को खाना खिलाया करता था। उसकी इसी नेकदिली की वजह से धारावी की झोपड़पट्टी में रह रहे लोग उसे पसंद करने लगे थे और उसका नाम जानने लगे थे। फिर आया वो साल जब चीफ मिनिस्टर मोरारजी देसाई की सरकार ने स्टेट में लिकर को बैन कर दिया था, जिस वजह से अवैध शराब और स्मगलिंग जैसी एक्टिविटीज तेज हो गई। और इसी दौरान वर्धा की मुलाकात कुछ लिकर स्मगलर से हुई, जिनके साथ काम करके उसे जल्द ही पैसा कमाने का एक नया जरिया दिखाई देने लगा। बड़ा और अमीर बनने की चाहत में उसने क्राइम की काली दुनिया में अपना पहला कदम रखा और लिकर की ट्रांसपोर्टिंग से शुरुआत की, जिसमें वो दूसरे डीलर्स के लिए पुलिस की आंखों से बचकर लिकर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगा। आपको बता दें, उन दिनों इस पूरे बूट लेगिंग बिजनेस पर मुथु नाम के एक आदमी का राज हुआ करता था। लेकिन बीमारी के चलते जैसे ही मुथु ने सेमी रिटायरमेंट ली, वरदराजन ने मौका देकर उसका सारा बिजनेस अपने हाथ में ले लिया। इतना ही नहीं, इसने थॉमस कोरियन को लेकर अपनी खुद की एक गैंग बना ली और सीधे लिकर मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग के धंधे में उतर गया। उस वक्त लोगों के बीच इनकी गैंग मद्रासी गैंग के नाम से पहचानी जाती थी। इसके बाद आया साल 1955, जब हाजी मस्तान का सिक्का पूरी मुंबई में चल रहा था। उसने बखिया ब्रदर्स के साथ मिलकर सोने की स्मगलिंग का एक बड़ा नेटवर्क स्टैब्लिश कर लिया था। साथ ही हाजी मस्तान की डॉक यार्ड और समुद्री सीमाओं पर काम करने वाले स्मगलर से भी अच्छी खासी जान पहचान थी। इतना सब होने के बाद भी उसे मुंबई पर पूरी तरह से राज करने के लिए पैसे और किराए के स्मगलर्स के अलावा रिलायबल मसल पावर की जरूरत थी और हाजी मस्तान की तलाश खत्म हुई वरदराजन पर। हालांकि इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई, इसका किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। दरअसल एक बार वरदराजन को एंटीना चुराने के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और फिर पुलिस कई दिनों तक उससे एंटीना की लोकेशन और बाकी के माल के बारे में पूछती रही, लेकिन वर्धा ने अपनी जुबान से एक भी शब्द नहीं कहा। इस वाकये की खबर जब हाजी मस्तान को लगी, तब उन्होंने अपने आदमियों से वरदराजन के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कहा और तब उसे पता चला कि क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी वर्धा की पकड़ मुंबई में रहने वाली तमिल पॉपुलेशन के बीच काफी अच्छी है। ये जानने के बाद हाजी मस्तान खुद ही वर्धा से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंच गया, जिसे यहाँ देखकर पुलिस वाले भी घबरा गए, क्योंकि उन दिनों हाजी मस्तान मुंबई में एक बहुत ही बड़ी हस्ती हुआ करता था और उसकी सफेद चमचमाती गाड़ी को दूर से ही लोग देखकर पहचान जाया करते थे। तो ऐसे में उसका किसी दूसरे आदमी के लिए पुलिस स्टेशन में आना बड़ी बात थी। पुलिस स्टेशन में पहुंचते ही हाजी मस्तान हवालात के पास गया और वरदराजन की तरफ इशारा करते हुए तमिल में अभिवादन किया, वड़क्कम थलाइवर। इतना सुनते ही वरदराजन भी हैरान रह गया, क्योंकि वो बाकी सभी की तरह हाजी मस्तान की पॉपुलैरिटी से अच्छी तरह से वाकिफ था और ऐसे में उसकी जुबान से अपने लिए थलाइवर सुनना एक बहुत बड़ी बात थी।
क्योंकि तमिल भाषा में इस शब्द का इस्तेमाल कमांडर या चीफ के लिए किया जाता है। इसके बाद यहीं बैठकर हाजी मस्तान ने वरदराजन को अपने गोल्ड स्मगलिंग के कारोबार में शामिल होने का ऑफर दिया, जिसे उसने फौरन स्वीकार कर लिया क्योंकि वो खुद भी इस काम को करना चाहता था। लेकिन उन दिनों हाजी मस्तान की परमिशन के बिना मुंबई अंडरवर्ल्ड का पत्ता भी नहीं हिलता था। तो ऐसे में जब हाजी मस्तान ने खुद ही उसे ये काम करने का ऑफर दिया तो उसके पास मना करने का कोई कारण ही नहीं बचा। बस यहीं से हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन की दोस्ती की शुरुआत हुई, जिसने आने वाले 1 से 1.5 दशक तक मुंबई की गलियों पर अपना राज चलाए रखा। और इस दौरान वरदराजन ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास में अपने कई किस्से और कहानियों को जोड़ दिया। धीरे धीरे करके अब 1960 का दशक आ गया और अब भी पूरे मुंबई में हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन का ही राजपाट चल रहा था। ये तीनों जानते थे कि इतनी बड़ी मुंबई पर किसी अकेले का राज करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन तीनों ने मुंबई को 3 हिस्सों में बांट लिया। जहां करीम लाला के हिस्से में साउथ मुंबई आई तो वहीं सेंट्रल मुंबई हाजी मस्तान के कंट्रोल में आई, जहां मेजॉरिटी स्मगलिंग और लीगल कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग से जुड़े काम होते थे, जबकि ईस्ट और वेस्ट मुंबई में वरदराजन ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी। यहाँ रहते हुए उसने कार्गो चोरी से लेकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और नारकोटिक्स तक को अपने धंधे में शामिल कर लिया था। इस तरह मुंबई को अलग अलग हिस्सों में बांट लेने की वजह से 1960s से लेकर अर्ली 1980s के बीच मुंबई अंडरवर्ल्ड में कोई तनातनी नहीं हुई, क्योंकि इन तीनों ने ये रूल बना रखा था कि कोई भी किसी के एरिया और मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा और न ही ये आपस में किसी तरह की गैंग वॉर या वायलेंस में शामिल होंगे। आपको बता दें, हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन तीनों को अपनी कम्युनिटी में खास पहचान हासिल थी। खासतौर पर तमिल कम्युनिटी के बीच वर्धा का रुतबा ऐसा था कि उसने माटुंगा और धारावी में अपनी पैरेलल जुडिशरी स्टैब्लिश कर ली थी, जहां उसके फैसलों को लॉ ऑफ द लैंड समझा जाता था। और वर्धा यहाँ के लोगों की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परेशानी को अपनी खुद की अदालत से सुलझा दिया करता था। इतना ही नहीं, वो अपनी काली कमाई का एक हिस्सा माटुंगा और धारावी की गरीब जनता पर भी खर्च करता था, जिनमें से ज्यादातर लोग उसे तब से जानते थे जब वो एक मामूली कुली हुआ करता था और उन लोगों को दरगाह पर खाना खिलाया करता था। लेकिन आज एक डॉन बनने के बाद भी वो इनके साथ खड़ा था। इसी वजह से ये लोग उसे काल बाबू कहकर पुकारते थे और एक मसीहा की तरह समझते थे, क्योंकि वर्धा उनकी हर परेशानी और जरूरत को अपनी परेशानी और जरूरत समझता था और हर वक्त इनका साथ देता था। कुछ लोग वर्धा को मुंबई का पहला हिंदू अंडरवर्ल्ड डॉन भी मानते थे, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि पुलिस भी उससे टक्कर लेने से घबराती थी। उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस वक्त वर्धा की तस्वीरें मुंबई की मैगजीन के कवर पेज पर छपने लगी थी और उसकी जिंदगी पर कई फिल्में बनी, जिसमें साल 1983 में आई अर्ध सत्य, 1984 में आई मशाल, 1987 में आई तमिल मूवी नायकन, 1988 में आई दयावान भी वरदराजन के किरदार से इंस्पायर होकर बनाई गई थी, जिन्हें बॉक्स ऑफिस पर काफी पसंद भी किया गया। उस दौर में वरदराजन का रुतबा एक्सप्लेन करते हुए जर्नलिस्ट हुसैन जैदी ने अपनी किताब डोंगरी टू दुबई में बताया है कि जब भी वर्धा को किसी पुलिस ऑफिसर से मिलना होता था तो पहले ब्लैक लिकर से भरा एक ग्लास उस पुलिस ऑफिसर की टेबल पर पहुंचाया जाता था, जिसे देखकर सबको पता चल जाता था कि वरदराजन मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आने वाला है। और जब भी ऐसा होता था तो उस टेबल के पास पुलिस अफसर को छोड़कर सारा पुलिस स्टेशन खाली करवा दिया जाता था। इतना ही नहीं, वर्धा के दबदबे का आलम तो ये था कि बिना किसी परमिशन के पुलिस भी उसके इलाके में कदम नहीं रख सकती थी। ये वो दौर था जब ब्लैक मनी के दम पर पुलिस से ज्यादा रिसोर्सेज अंडरवर्ल्ड के इन डॉन्स के पास हुआ करती थी और बेईमानी के बेशुमार पैसे के दम पर लोकल पॉलिटिशियंस भी इनके इशारे पर नाचते थे। यही नहीं, जो पुलिस अफसर पैसों के लालच में बिक जाते थे उन्हें खरीद लिया जाता था और जो इनके रास्ते में बाधा बनते थे उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट से चुप करा दिया जाता था। हालांकि वरदराजन को 1974 से 1977 तक डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स DIR के अंडर जेल में भी रहना पड़ा था, लेकिन पॉलिटिकल पावर और कम्युनिटी की वजह से उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल चार्ज साबित नहीं हो पाया। उस दौर में वर्धा के रुतबे का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक वर्धा द्वारा सायोन कोलीवाड़ा के पब्लिक लैंड पर बनाए गए बहुत से मंदिरों में से एक का इनॉग्रेशन खुद एक चीफ मिनिस्टर की पत्नी ने किया था। यहाँ तक कि मई 1983 में जब मद्रास में वर्धा की बेटी की शादी हुई थी तो उस शादी में देश की जानी मानी हस्तियों के साथ साथ तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और फेमस एक्टर MJ रामचंद्रन और उनकी वाइफ भी शामिल हुई थी, जिनके साथ ली गई फोटो को वर्धा ने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में एक पेड एडवर्टीजमेंट की तरह पब्लिश भी कराया था। इतना ही नहीं, वो हर साल मुंबई VT स्टेशन के ठीक सामने गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति का स्टॉल भी लगवाता था, जो उन दिनों सबसे बड़े स्टॉल्स में से एक हुआ करता था।
और इसमें पॉलिटिकल और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कई हस्तियां शिरकत करती थीं। लेकिन ये ऊपरी चमक वर्धा की काली सच्चाई को नहीं छुपा सकती थी। इसलिए साल 1984 में कोफेपोसा बोर्ड ने 47 लाख रुपए के स्मगलिंग केस में वर्धा की डिटेंशन को रिकमेंड किया, क्योंकि वर्धा सोशल सर्विस के नाम पर चलाई जा रही एम्बुलेंसेस के जरिए किडनैपिंग और स्मगलिंग का काम किया करता था, जिस वजह से उसके दोनों एसोसिएट्स महेंद्र सिंह विग और थॉमस कोरियन को पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन ये अपनी पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से हर बार पुलिस से बचकर भागता रहा। लेकिन आखिरकार अपने आप को शेर समझने वाले वर्धा को सवा शेर मिल ही गया, और वो थे पुलिस अधिकारी वाईसी पवार। इन्होंने वरदराजन को मुंबई से तमिलनाडु भागने के लिए मजबूर कर दिया और उसके सारे गैर कानूनी कामों पर ताला लगा दिया। वहीं उसके साथियों को या तो जेल में डाल दिया या फिर शूट आउट में मार गिराया, जिसके बाद 2 जनवरी 1988 में चेन्नई में वरदराजन की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। और फिर हाजी मस्तान ने उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए चार्टर्ड प्लेन से मुंबई मंगवाया, जहां उसकी शव यात्रा में मानो पूरी धारावी, माटुंगा और सायोन कोलीवाड़ा शामिल था। और इस तरह वर्धा और उसके राज का अंत हो गया। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।